ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां चुनाव अब नजदीक आ चुके हैं। दोनों जो गठबंधन हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर रहे हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथनों का दौर जारी है, जिसमें महायुति ने फिलहाल सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है, संभावित सीट शेयरिंग जो होगी, बीजेपी 155 से 160 पर चुनाव लड़ सकती है। शिंदे शिवसेना 75 से 80 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। अजीत एनसीपी की अगर आप बात करेंगे तो 50 से 55 सीटें अजीत एनसीपी को इस गठबंधन में मिल सकती हैं, जबकि 5 से 7 सीट ऐसी हैं जिन पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि इन सीटों को अभी छोड़ा जाएगा ताकि उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अगर कहीं पर कोई बगावत होती है तो इन 5 से 7 सीटों पर लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए। तो यह तो बात रही महायुति में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में भी मंथनों का दौर जारी है, लेकिन खुलकर एक दूसरे पर बयानबाजी हो रही है। सबसे ज्यादा कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में जो तल्खियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं। अभी 28 ऐसी सीटें हैं जिस पर पेंच फंसा हुआ है, जहां कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों अपना अपना दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही ये कह रहे हैं कि इन सीटों पर उनकी दावेदारी है। ये सीटें मुंबई और विदर्भ रीजन की हैं, जिसमें दोनों ही गुट यानी दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपना अपना दावा पेश कर रही हैं। इन सब के बीच संजय राउत बार बार अपनी ताकत का एहसास दिला रहे हैं। संजय राउत इशारों में कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की जो ताकत बढ़ी है या बीजेपी को जो 240 सीटों पर रोका गया है, इसमें रीजनल पार्टियों का दबदबा है। रीजनल पार्टियों की ताकत की वजह से इंडिया गठबंधन इतना मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ संजय राउत ये भी कह रहे हैं कि जो स्थानीय नेतृत्व है, यानी कि जो मुंबई में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो खुद कोई फैसला ले सके, इसलिए सब कुछ हाईकमांड पर डिपेंड है। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि ऐसी बयानबाजियों से बचना चाहिए। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो ये कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन अभी ऑल इज वेल जैसी जो तस्वीर है वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अब किस तरीके से सियासी पारा चढ़ा हुआ है और कैसे एक दूसरे पर वार और पलटवार किया जा रहा है महाविकास अघाड़ी के अंदर ही, वो आपको सुनवा देते हैं। और आज इंडिया ब्लॉक का जो एक आंकड़ा है बड़ा 240 तक का, वो तो रीजनल पार्टीज के ताकत पर ही है ना। तो रीजनल पार्टीज का अपना अपना एक महत्व है। आप रीजनल पार्टी को महत्व देना पड़ेगा। एक साथ चलेंगे, कोई मतभेद नहीं है। हम आज 3 बजे फिर हमारा आज डिस्कशन, सीट एलोकेशन की डिस्कशन शुरू हो जाएगी। उसमें कोई मतभेद नहीं है। आज नाना पटोले के नेतृत्व में कांग्रेस और संजय राउत और एनसीपी के जैन पार्टी और तीनों लोग बैठ करके सीट डिवीजन में पूरा करें। तो ऑल इज वेल की बात कांग्रेस के प्रभारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत जो इससे पहले भी ऐसी ही प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे, लोकसभा चुनावों के दौरान भी प्रेशर पॉलिटिक्स उनकी तरफ से की गई थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बीजेपी को रोकने में कामयाब रहे हैं या हम एनडीए को लोकसभा चुनाव में रोकने में कामयाब रहे हैं तो इसका श्रेय रीजनल पार्टियों को जाता है। 28 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस और उद्धव गुट दोनों आमने सामने हैं और दोनों ही अपने उम्मीदवार इन 28 सीटों पर उतारना चाहते हैं। खैर, मंथनों का दौर जारी है और जल्द ही इसका कोई निष्कर्ष या फॉर्मूला निकाल लिया जाएगा, ऐसा दावा महाविकास अघाड़ी के लोग करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन समीर जी, सिचुएशन कितनी टफ सिचुएशन है? उद्धव को मनाना या कांग्रेस को मनाना, या इनमें से कौन झुकेगा, कौन कितनी सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करेगा, यह कहना कितना मुश्किल है? देखिए प्राची, 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे जा रहे हैं, एक तो झारखंड के अंदर और एक महाराष्ट्र के अंदर। झारखंड के अंदर भी आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और संगठन काम करता है, और महाराष्ट्र के अंदर भी देखिए दोनों जगह दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं। एक जगह इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, एक जगह इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। झारखंड के अंदर आप देखिए किस तरीके से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आराम से हो गया, बिना किसी इसके डिक्लेयर हो गया है। पत्रकार वार्ता ली, हेमंत शर्मा थे, शिवराज सिंह चौहान थे, बाबूलाल मरांडी थे, और बता दिया कि किस तरीके से झारखंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जब एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन में है, अजित पवार उस सरकार का हिस्सा है, तीनों के बीच सीट शेयरिंग को लेके भूपेन्द्र यादव जो महाराष्ट्र के चुनाव प्रभारी है, वो मुंबई में लगातार दौरा करते रहे, बैठक करते रहे, और लगभग 90% सीटों के ऊपर सहमति बन गई है। कुछ सीटों के ऊपर जरूर विवाद था, जहां पर एकनाथ शिंदे चाहते थे कि मैं अपने उम्मीदवार उतारूं। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि उनकी मजबूत दावेदारी वहां पर है।
कुछ सीटों पर एक अजित पवार को लग रहा था कि उन्हें भी सीट मिलना चाहिए। तो ऐसे मुझे लग रहा है कि 30 से 35 सीटें रही होंगी जिसके ऊपर आपस में सहमति नहीं बनी होगी। कल दिल्ली आए बैठक हुई है और लगभग उसके ऊपर सहमति बन गई है। और जो खबर आ रही है कि 160 से 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सकती है, 70 से 75 पे एकनाथ शिंदे और 50 से 55 सीटों पर अजित पवार की पार्टी चुनाव लड़ेगी। मोटा मोटी इसी तरह का गठबंधन होने वाला है। मैं उम्मीद कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 175 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देखिए महाराष्ट्र के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने दोनों दलों को साथ का सीटें लगभग फाइनल कर रही है, वहीं देखिए जो सत्ता से बाहर हुए थे, सत्ता में साथ में थे शरद पवार, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, सीटों का अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन फाइनल नहीं कर पाए और आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए 288 सीटों में से सिर्फ 288 सीटों पर विवाद नहीं है, विवाद तो होता है 35 से 40 से 50 सीटों के ऊपर। बाकी सीटें तो तय होती है किस पर कौन लड़ने वाला है। अगर यह गठबंधन सरकार में वापसी की कोशिश कर रहा है और यह कह रहे हैं उद्धव ठाकरे कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूं और हमारा गठबंधन सत्ता में लौटेगा, तो इतने दिनों की बैठकों के बाद भी लगातार आप अभी 40 सीटों के ऊपर सहमति नहीं बना पाए। और संजय राउत का बयान आता है कि कांग्रेस दिल्ली पूछेगी। भाई दिल्ली ही तो पूछेगी, राहुल गांधी दिल्ली बैठते हैं। कांग्रेस से किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि वो एक भी सीट बिना राहुल गांधी से पूछे तय कर दे कि सीट पर आप चुनाव लड़ोगे। भारतीय जनता पार्टी भी दिल्ली से परमिशन लेती है, लेकिन कम्युनिकेशन जो होता है, संवाद इतना तेज होता है, आपसे सामंजस्य इतना बेहतर है, अमित शाह का इतना इन्वॉल्वमेंट है, नड्डा जी का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि आप सीटों को लेकर किसी तरह का 2 दिन 4 दिन की चर्चा नहीं होती। रात को कोई डिस्प्यूट आता है, सुबह तक उसका हल निकाल दिया जाता है। आज राहुल गांधी जब झारखंड चले गए संविधान दिवस मनाने के अंदर, अब कह रहे हैं वहां हेमंत सोरेन के साथ बैठकर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य जहां आपको सत्ता की वापसी की संभावना लग रही है और आपको लग रहा है कि वहां आप जीतने की बेहतर स्थिति में हो, वहां राहुल गांधी को 4 दिन पहले जाकर बैठना चाहिए था। मातोश्री चले जाता उद्धव ठाकरे के पास, शरद पवार के पास घर चले जाते, बैठ के सीटों का फाइनल करते जिन सीटों पर डिस्प्यूट चल रहा है, और सारा फाइनल करके वहां पत्रकार वार्ता आयोजित करवाते, तीनों पार्टी के नेता बिठा के डिक्लेयर कर देते, तो ये ज्यादा बेहतर स्थिति होती। नहीं है कांग्रेस में। लेकिन जिस तरीके से वाद विवाद हो रहा है, नाना पटोले उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा रहे, उद्धव ठाकरे कह रहे कि मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके जाना चाहिए, इतने सीटों पर हम लड़ेंगे। संजय राउत अलग आरोप लगा रहे। अब तो कल जितेंद्र आव्हाड का भी बयान आ गया, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता है, कि कांग्रेस को आज हम कुछ कहते हैं, 7 दिन उसके बाद उसके ऊपर विचार करते हैं कि क्या करना है, तो ऐसे चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को जो हरियाणा में चुनाव परिणाम आया है कि जहां वो जीत तय मानकर चल रहे थे, कम से कम हम महाराष्ट्र में जहां उन्हें लग रहा है कि जिस तरीके से लोकसभा का परिणाम आया था, सबसे बड़ी पार्टी वो बनकर उभरे हैं और सरकार बनाने की उन्हें संभावना नजर आ रही है। तो कम से कम गठबंधन के अंदर व्यवहार पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब कह रही है शिवसेना उद्धव गुट के जो नाना पटोले हैं विजय जी, वो अड़ियल रवैये पर हैं, उनको हटाना चाहिए बैठक से, दिल्ली से कोई बात होनी चाहिए, दिल्ली से कोई कमांड मिलनी चाहिए। तो नाना पटोले हैं, वो कह रहे हैं कि भाई उद्धव गुट अड़ियल रवैये पे, वो मानने को तैयार नहीं है। लड़ाई छोटे भाई और बड़े भाई की है क्या यहाँ पर? अभी तो बड़ा भाई छोटा भाई कुछ तय हुआ ही नहीं है वहां पर, लेकिन गठबंधन में सौतेले भाई है गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद होता ही है, कोई ऐसा नई बात नहीं है। लेकिन वो विवाद बैठक के अंदर होता है। बैठक के बाहर आकर ये बात करना कि एक सहयोगी दल के बारे में कि वो ठीक नहीं कर रहे, उससे परेशानी होती है। महायुति में यदि कोई बात हो रही है तो वहां पर भी अंदर कुछ चर्चा होती होगी ना, कि शिंदे साहब कहते होंगे नहीं हमें ये चाहिए, फडणवीस साहब कहेंगे नहीं ये सीट हमारी है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। लेकिन बैठक के बाद बाहर आकर यदि आप अपने सहयोगी दल के बारे में बोलते हैं तो उससे रिश्तों में कड़वाहट आती है, उससे गठबंधन को आगे चलाने में मुश्किल होती है। अब संजय राउत साहब कह रहे हैं कि ये 240 पर वो लिया है। कितनी सीटें आई थी शिवसेना की वहां पर? महाराष्ट्र का चुनाव का नतीजा देख लीजिए। शिवसेना, संजय राउत ने तो देखा होगा ना नतीजा, किसके पास ज्यादा सीटें, कांग्रेस के पास है कि शिवसेना के पास है? तो इस तरह की बातें करने से कोई बड़ा वो नहीं होता है। आज महाविकास अघाड़ी यदि लोकसभा चुनाव की लीड देखें तो वो एक मजबूत स्थिति में है। अब यदि वो हरियाणा की तरह से उस मजबूत स्थिति का भी फायदा नहीं उठा पाएंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा। और इससे सहमत है कि जब नाना पटोले अगर किसी बात को नहीं सुलझा पा रहे तो राहुल गांधी जी या खड़गे साहब को या किसी और को सीधे, अब तो बिल्कुल चुनाव भी घोषित हो गए, सब कुछ हो गया, तो अब इमीडिएट एक इमरजेंसी के तरीके से उस पर बात करनी चाहिए और सेंट्रल लीडरशिप को इंटरवीन करके वहां पर बैठकर, बल्कि ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी महाराष्ट्र चले जाते, मुंबई चले जाते, उद्धव ठाकरे के साथ बैठते, शरद पवार जी के साथ बैठते, बात ही खत्म हो जाती। क्योंकि जब आप आमने सामने बैठते हैं तो जो सीटों पर विवाद होता है ना वो भी सुलझ जाता है। जब आप बैठते ही नहीं है और कोई 3 बराबर के जो नेता हैं
और ये बात तो ठीक है, नाना पटोले फैसला कर नहीं सकते, वो तो दिल्ली के बिना फैसला नहीं होगा ना। मुंबई में जितेंद्र आवार तो शरद पवार के साथ बैठे, वो कभी भी बात कर लेंगे और वहाँ भी बात हो जाएगी उद्धव ठाकरे साहब की। तो कांग्रेस की तो मतलब परेशानी है ही कि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन ऐसे समय में राष्ट्रीय पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसे हॉटलाइन पर रहना चाहिए। जैसे अभी कल रात को आप देखिए, अमित शाह साहब ने 2.5 घंटे बैठक 11 बजे से करके वो सारी सीटों पर बातचीत कर ली ना। तो राहुल गांधी जी भी वो बात कर ले, 2 घंटे बैठे, रात को ना बैठे, दिन में बैठे, जो भी समय, कोई जरूरी नहीं है कि रात को ही अमित शाह जी के मुकाबले में रात को 12 बजे बैठना जरूरी है। दिन के 12 बजे बैठकर भी उनसे बात करें और एक हॉटलाइन सिस्टम पर बात करनी चाहिए। ये नहीं है कि वो नाना पटोले साहब राहुल गांधी जी के असिस्टेंट को फोन करें, फिर वो कहेगा कि साहब जब आएंगे तब मैं बताऊंगा, फिर साहब जब आएंगे तब वो कांग्रेस देरी कर जाती है, जो आरोप लगाए जाते हैं उससे नुकसान हो रहा है। हाँ, गठबंधन में साथ ही आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस देरी कर जाती है कोई फैसला लेने में। अब देखिए चेहरे, आप देखिए तीनों जो महायुति के चेहरे हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हंसते और मुस्कुराते हुए बात रखते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। सीएम के चेहरे को लेकर देवेंद्र फडणवीस ठीक है, अंदर तो बातचीत हो रही है, बैठक में अंदर चलता है। कल जो बैठक हुई उसमें देवेंद्र फडणवीस पहले अमित शाह से मुलाकात उन्होंने पर्सनली की और उसके बाद फिर तीनों ने बैठकर बातचीत की है। तो मसला तो वहां पर भी सुलझाया जा रहा है, लेकिन वो सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है। और ऐसे में हर्षवर्धन जी, कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच में तो टेंशन है ही। अखिलेश यादव भी तो आके दिखा रहे हैं ना वहां, वो भी तो 12 सीट, अबू आजमी कह रहे हैं कि 12 सीट तो हमें भी चाहिए, 12 सीटों की उम्मीद है हमें कि 12 सीटें हमें मिल जाएंगी। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 ने अखिलेश यादव के थोड़ा माथे पर शिकन ला दी है। उनको ये अब डर लग रहा है कि क्या मुस्लिम वोट भी हमें वाया राहुल गांधी या वाया कांग्रेस मिलेंगे, ये उनके लिए चिंता की बात है। तो एक तरह से वो वाटर टेस्टिंग करने गए हैं। जगह उन्होंने ठीक चुनी, धुले मालेगांव अपने आप में एक ऐसी जगह है जहां समाजवादी पार्टी का झंडा देखकर, अखिलेश यादव को देखकर, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, तो इस नाते से बहुत लोग वैसे ही आ जाएंगे। दूसरा, जब अखिलेश यादव वहां जाते हैं तो वो तो कहेंगे कि हम लड़ रहे हैं, AIMIM से लड़ेंगे, वो कहेंगे कि देखिए हम तो इसको मजबूत करने के लिए आए हैं, लेकिन दरअसल वो कांग्रेस गठजोड़ को कमजोर कर रहे हैं या कहें कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब उसमें बड़ा साफ साफ दिखेगा कि अगर मुसलमान अखिलेश यादव के सामने भी भीड़ पर आता है तो कांग्रेस उनके ऊपर अटैक करने की स्थिति में नहीं। पहले क्या था कि अटैक कर देती थी, लेकिन अब चूंकि गठजोड़ में एक साथ हैं तो अब वो मुसलमान साथ में उनके खड़ा है तो अटैक नहीं कर सकते। इस धर्म संकट से लोकसभा चुनाव के समय समाजवादी पार्टी गुजर चुकी है, जब समझौता नहीं हो पा रहा था और सीटें छोड़ दी कि भैया 17 छोड़ दिया, लड़ना हो लड़ लो, नहीं तो लड़ो। अब 4 सीटों पर लगभग उनके प्रत्याशी भी तय हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, उनमें से 2 विधायक हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी वो जो कर्नाटक से उनका एक कहें कि मुस्लिम्स की फर्स्ट प्रायोरिटी वाली जो पोजीशन थी उसको बरकरार रखने के लिए कुछ और करेंगे क्या? क्योंकि गाजा पर पोस्ट लिखना, सोनिया गांधी का एक अखबार में लेख लिखना, अपने आप को थोड़ा आगे बढ़कर बात करना, मुसलमानों का रहनुमा बनना, लेकिन अब इससे आगे कुछ बात हो पाएगी क्या? और बहराइच को जोड़ कर देखिए, एक तो ये कि बहराइच के जो बाबा सिद्दीकी को मारने वाले लोग थे वो लड़के बहराइच के ही थे मूल रूप से। तो इसको एंगल को थोड़ा हम लोग शायद हर बार उसकी चर्चा उस तरह से नहीं होती क्योंकि सीधे तार नहीं जुड़ रहा है, लेकिन वहां ये सोशल मीडिया पर खूब चला मुस्लिमों के बीच में कि भाई हमने ये किया था, ये देखो बदला हो गया। तो इस तरह की बातें हो रही। अखिलेश यादव उसमें क्या है, राम गोपाल मिश्रा की बात नहीं करते हैं। वो राम गोपाल के बहाने अब्दुल हमीद के साथ खड़े नजर आते हैं, वो सरफराज और तालीम के साथ खड़े नजर आते हैं। तो एक तरह से ये मुस्लिम मतों के बीच में किसकी कितनी ठेकेदारी, किसका कितना हिस्सा, उसका एक द्वंद्व चल रहा है। दूसरा क्या है वो समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब राहुल गांधी, जो संजय राउत ने कहा कि निर्णय नहीं लेते हैं, तो भाई आप इसको समझिए ना। अभी कैप्टन अजय सिंह यादव ने क्या कहा? कैप्टन अजय सिंह यादव कह रहे हैं कि भाई राजीव गांधी तक कांग्रेस में सुनी जाती थी कार्यकर्ताओं की, यहां तक कि सोनिया गांधी के समय में भी सुन लिया जाता था, लेकिन राहुल गांधी तो एक कोटरी में घिरे हुए हैं। यह बात किसने किसने कही? संजय निरुपम ने बताया था 5 कांग्रेस है। हेमंत शर्मा जब छोड़कर आए थे तो उन्होंने कहा कि जो कुत्ते के लिए बिस्किट रखा हुआ है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिलता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब निकल कर गए तो कहा कि ये फैसला नहीं लेते हैं। गोवा में दिग्विजय सिंह होटल में रुके रह गए, सरकार पलट गई। नॉर्थ ईस्ट में वो इस स्थिति में नहीं रहे, जहां मजबूत है वहां भी सरकार हाथ से निकल गई। और अगर इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी है तो फिर ये सब कहां जाके, वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना कि बक स्टॉप्स हियर नहीं देयर, देयर कहां? राहुल। लेकिन ये आप जो कह रहे हैं धर्म संकट है या धर्म से संकट है? ये मतलब आपने ठीक कहा, धर्म से संकट।
अब देखिए यहाँ तो माथापच्ची चल ही रही है, लेकिन झारखंड में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है अवधेश जी। झारखंड में क्या है कि आरजेडी को जेएमएम सीट नहीं देना चाहती है, जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि आरजेडी को सीट मिले। 5 से 7 सीटें देने की चर्चा चल रही है, लेकिन आरजेडी 17 सीटों पर शायद अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है। तो वहां भी पेंच अभी फंसा हुआ है झारखंड में भी। वहां की स्थिति भी देखिए तो जो महाराष्ट्र की है लगभग यही है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुलझ गया। उन्होंने 10 सीट सुदेश महतो को दे दिया, 1 सीट लोजपा को दे दिया और 2 जो है जदयू को दे दिया। बाकी खुद लड़ रहे हैं और उसमें ऐसी भी सीटें हैं जिसमें बीजेपी जीतती नहीं थी। देखिए कांग्रेस पार्टी का चाहे वो झारखंड हो महाराष्ट्र हो, लोकसभा चुनाव के बाद उसका सही मूल्यांकन न करने से जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द उनके रणनीतिकार हैं, किसी भी चीज का अतिवादी मूल्यांकन करना और एक रणनीति के तहत कि इसको इतनी बड़ी विजय बना के प्रचार करो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को भी लगे कि आपकी पराजय हो ही गई, हमारे समर्थकों में उत्साह पैदा हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस हमने डोला दिया है, तो 56 इंच का कलेजा चला गया है। तो जब आप इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, उसके बाद अगर हरियाणा जैसी घटना होती है तो आपके लिए केवल सार्वजनिक रूप से अपनी बात कहना नहीं, कर तर्क देना मुश्किल हो जाता है। अपने साथियों के बीच भी जाकर के अपने को कैसे प्रस्तुत करना है, इसके लिए बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। तो इस समय कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसी दौर से गुजर रही है कि वो उस कॉन्फिडेंस के साथ जो उसने प्रदर्शित किया था, इस समय अपने साथियों के साथ बात करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उसकी ऐसी दशा विधानसभा चुनाव में नहीं हुई है। हरियाणा में अभी वो एक मेजर पार्टी है और दोनों के बीच वोट का 1% से कम का अंतर है। लेकिन जब आप अतिवादी विश्लेषण करते हैं तो आपकी यही दशा होती है। जैसा विजय जी ने बताया, अरे महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस ने, स्ट्राइक रेट लोकसभा में कांग्रेस के अंदर है। लेकिन जो पार्टियां हैं उनको भी असलियत पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 जिस नैरेटिव से लड़ा गया था, वो नैरेटिव अब ध्वस्त होना यहां से शुरू हो गया है। संविधान खत्म हो गया है, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इसके कारण दलित और पिछड़ों को जो हमको अपने पक्ष में लाने में एक बड़े वर्ग को अवसर मिला था, उसको ला पाए थे। हमारे वोटों में जिस ढंग से वो बढ़ोतरी हुई है, वो स्थिति का छीजन हरियाणा से शुरू हो गया। वो बातें साबित हो गई कि ये बातें नहीं थी, भ्रम टूटा है। तो वो साथी दलों को भी पता है। लेकिन झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की समस्या ये है कि इस समय जो वहां का झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी के इस समय सर्वे सर्वा है, उनकी स्वयं की लोकप्रियता प्रश्नों के घेरे में है। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और कम से कम स्थानीय लोगों को पता होता है कि इस मामले का सच क्या है। परिवार उनका विभाजित हो चुका है, पार्टी उनकी विभाजित हो चुकी है। दूसरी ओर जो इस समय देश में एक वातावरण बना है, बहराइच तो उसका एक उदाहरण है देश में, जो मुस्लिम कट्टर पंथ को लेके, वो झारखंड उसका एक बड़ा केंद्र है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है। झारखंड पहला राज्य है जहां पता चला कि जामताड़ा और आसपास के जिलों के क्षेत्रों में बिना सरकार को सूचित किए हुए रविवार की छुट्टी खत्म करके शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई, प्रार्थना बंद करवा दिए गए। अनेक घटनाएं वहां लप जाती, एक बड़ा इशू इस समय बना है और उसका प्रभाव वहां हो सकता है। तो इसमें अब यह है कि केवल कांग्रेस का ही नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा बात जरूर कर रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी वहां भी है। आरजेडी अभी भी बिहार में देखेंगे तो उसकी बुरी पराजय हुई है। ये आप देखेंगे कि 4 सीटें उनको मिली है कि वो कोई कॉन्फिडेंस में है, ऐसा नहीं है। तो अगर 3 मेजर पार्टियां आत्मविश्वासहीनता में बैठ के बात कर रही है और एक पार्टी ने एक सलागा अपने को बताया कि अब तो हम नरेंद्र मोदी को पराजित कर दिए हैं, तो बातचीत किस वातावरण में होता होगा, इसकी कल्पना करिए। बीजेपी का प्रचार शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा चुके हैं, अमित शाह के दौरे हो रहे हैं और दूसरी ओर जो तथाकथित ये महागठबंधन जो है या INDIA, उसकी हालत है। इसका परिणाम पर असर पड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है।